मैं ललित गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आपको संधि की परिभाषा बता दिए थे, संधि की पहचान बता दिए थे, दीर्घ संधि की पहचान, गुण संधि की पहचान, वृद्ध संधि की पहचान। अच्छा, इसकी पहचान बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं, आप एक बार इसको देख लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब उसके बाद हम विच्छेद बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम विच्छेद बताते हैं, दीर्घ संधि की, गुण संधि की और वृद्ध संधि के विच्छेद बताएंगे। हम संधि की परिभाषा भी बता दिए थे, पहचान भी बता दिए थे, अभ्यास प्रश्न भी कराए थे, विच्छेद भी आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए विच्छेद के बारे में। दीर्घ संधि की जो हमारा पहचान है, दीर्घ आ, ई, उ, री। गुण संधि की ए, ओ, अर। वृद्ध की अ, औ। इसका पहचान बहुत ही आसान तरीके से बताए थे, आप हमारा जो पिछला वाला वीडियो है उसमें देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, हम वादा करते हैं। ठीक है। अच्छा, संधि विच्छेद के कुछ नियम है, संधि विच्छेद के जो कुछ नियम है, पहला नियम यह है कि दीर्घ, गुण, वृद्ध, इन तीनों संधि का विच्छेद करते समय प्रारंभ में हम सार्थक शब्द लिखेंगे। सार्थक शब्द क्या है? जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जैसे हम बोले कमल, कुछ अर्थ निकले, घर। ठीक है। और निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका हमें अर्थ न मालूम है, जैसे हम बोले खाना, वाना। खाना हमारा सार्थक हो गया, वाना निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द आपको मालूम हो गया। इसका जो नियम है, इन तीनों संधि का विच्छेद करते समय प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे। चाहे दीर्घ संधि का विच्छेद करेंगे, चाहे गुण संधि का विच्छेद करेंगे, चाहे वृद्ध संधि का, तो प्रारंभ में हम सार्थक शब्द लिखेंगे जिसका कुछ अर्थ मालूम, कुछ अर्थ निकले। ठीक है। अच्छा, संधि विच्छेद की जो पहचान है, प्लस या जोड़ होगा, मध्य में हमारा ये पहचान है। जैसे हम कहें विद्यार्थी का संधि होगा, विद्यार्थी का संधि होगा, तो विद्यार्थी का संधि नहीं कहेंगे, विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताइए, तो क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी। देखिए ये जो प्लस है ना, क्योंकि संधि जो विच्छेद की जो पहचान है, प्लस बहुत ही जरूरी है, इसके बिना संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ठीक है। दीर्घ संधि की जो हमारे पहचान है, दीर्घा, ई, उ, री। आ के लिए देखिए, दीर्घ आ के लिए बहुत ही आसान है, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस लगा देंगे, उसके बाद वर्तनी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार मतलब जैसे हम कहे अंत होता है कि अंत, आप बताइए, अंत होता है ना। ठीक है, उसी के अनुसार। अच्छा, ये हमारे जो दीर्घ संधि में चार रूप में जुड़ते हैं, हरस्व, हरस्व जोड़ेंगे फिर भी हमारा दीर्घ आएगा, दीर्घा प्लस हरस्व जोड़ेंगे फिर भी हमारा दीर्घ आएगा, हरस्व दीर्घ जोड़ेंगे फिर भी हमारा दीर्घ ही आएगा, दीर्घा। और दीर्घ आ, दीर्घ आ जोड़ेंगे, दीर्घ ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इससे मतलब नहीं है हमारा, इससे मतलब नहीं है। अगर हम प्रारंभ में सार्थक शब्द हमें मिल गया तो हम उसके बाद वही वर्तनी के अनुसार रख देंगे, ये वाले फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये तो हम आपको बता दिए कि चार रूप में जुड़ते हैं। चलिए, हम बोले हैं प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे। अच्छा, आप लिख लीजिए, सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। तो दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ है? मतानुसार देखिए यहां हुआ है, आप लिख लीजिए, यहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है मतानुसार। अब आप इसमें सार्थक शब्द खोजिए, मता, मत। देखिए मत मिला ना, मत मतलब विचार। हम अगर कहें उनका मत नहीं मिल रहा है, और अगर आप और दूसरे समझिए, जैसे दूसरे तरीके से अगर नहीं मालूम हो रहा, मत कितने वोट पड़े, कितने मत, समझ में आ रहा है इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? मत, मत धन। अब देखिए अनुसार लिखेंगे, अनुसार, अनुसार लिखेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए म लिख लिए, त में हलंत लगाइए, किसी भी अक्षर में आप हलंत लगाएंगे उसका स्वर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अ बाहर आ गया, अ, नु, शा, र। अब देखिए अ और आ मिलके क्या हो जाएंगे?
दीर्घा। ठीक है, हमारा मतानुसार। देहांत, सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ? देहा। अच्छा आप बताइए, देहा होता है कि देह? देह मतलब शरीर, तो सार्थक शब्द कहाँ मिले? देह। अब बताइए, आंत लिखेंगे कि अंत? अंत। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे अब मत को लिखे हैं, हम आप हलंत लगा दीजिए और हमारा बाहर आ जाएगा जोड़ के उसी रूप में। ठीक है। सूर्यास्त, देखिए सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां सूर्य। सूर्य, सार्थक शब्द कौन सा है? सूर्य। सूर्य धन अस्त। देखिए कितना आसान है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी आप बाहर कर लीजिए हलंत लगा के, और हमारा हरस्व हरस्व जुड़ के दीर्घ हो जाएंगे। गजानन, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है। गजा। गज की गजा? गज। देखिए कितना आसान है। गज धन अनन, आनन। गज मतलब होता है हाथी। अब देखिए इसको भी और सरल कर लीजिए। ज में आप हलंत लगाएंगे, हरस्व बाहर आ जाएगा। आ, हरस्व दीर्घ मिलके क्या हो जाएंगे? हरस्व दीर्घ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ ही। तो हमारा क्या हो जाएगा? गजानन। ठीक है, इसको अच्छा और कर लीजिए। आ हो जाएगा न। अब जैसे ही हम हलंत हटाएंगे तो हमारा ज में जुड़ जाएगा, गजानन। देखिए वही रूप आ गया ना, बहुत ही आसान है। ठीक है। हिमालय, सार्थक शब्द कहाँ देखेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। हिम की हिमा? हिम। हिम, हिम मतलब बर्फ। हिमधन आलय, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही आसान है, हिमधन आलय। इसको भी हम ऐसे कर देंगे। विद्यार्थी, सार्थक शब्द खोजिए। विद्य, विद्य कहेंगे कि विद्या? विद्या, जी हाँ। विद्याधन अर्थी। ठीक, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इसका हलंत लगा के स्वर बाहर कर लेंगे। ठीक है। महाशय, सार्थक शब्द खोजिए। मह की महा? महा। महाधन आशय, महा मतलब महान। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए सरल। हमें आप हलंत लगा दे, आ हमारा बाहर आ जाएगा, दीर्घा बाहर आ जाएगा। आ श य। देखिए दीर्घा दीर्घा मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ ही हो जाएंगे। इससे देखिए कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर सार्थक शब्द आपको मिल गया तो उसी के अनुसार आप बार बार बोलेंगे तो आपको एक बहुत ही आसान तरीके से मालूम हो जाएगा। ठीक है। विद्यालय, देखिए कितना आसान है। विद्याधन आलय, बहुत ही आसान है। इसको भी आप कर लीजिए, हलंत लगा के स्वर बाहर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान। देखिए कितना आसान है। प्रारंभ में हम सार्थक शब्द लिखकर वर्तनी के अनुसार हम लिख देंगे। ठीक है। मत में हमारा सार्थक शब्द क्या है? मत। मत मतलब विचार। देहांत में सार्थक शब्द क्या है? देह। सूर्यास्त में सूर्य धनास्त। गजानन गज धनानन। हिमालय हिम धनालय। विद्यार्थी विद्या धनार्थी। महाशय महाधनाशय। विद्यालय विद्याधन आलय। बहुत ही आसान है। चलिए अब दीर्घ का ही हम दीर्घ ई बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसका भी यही नियम है। प्रारंभ में हम सार्थक शब्द लिखकर प्लस लगा देंगे, उसके बाद यही वर्तनी के अनुसार हम देखेंगे कि इसका सही कैसे लिखा जाता है। सिर्फ आप प्रारंभ में सार्थक शब्द निकालिए, आप विच्छेद बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हम कहे इंद्र कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे? आप बताइए। ऐसे तो लिखा नहीं जाता, ऐसे ना, बहुत ही आसान है। चलिए सार्थक शब्द निकालिए। सार्थक शब्द कहाँ से देखेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ है? कवि में। तो सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कवि। कवि धन इंद्र। अच्छा जैसे हमारे
दीर्घ आ में जुड़े थे 4, और हरस्व, हरस्व में जोड़ेंगे दीर्घ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हरस्व ई में करेंगे तो दीर्घ ही आ जाएगा। हरस्व ई में ई करेंगे फिर भी हमारा दीर्घ आ जाएगा। हरस्व ई दीर्घ ही करेंगे फिर भी हमारा ई आ जाएगा। दीर्घ ही में हम जोड़ेंगे फिर भी हमारा दीर्घ है। अच्छा, इससे मतलब नहीं है हमारा, हम बार बार कहें इससे मतलब नहीं। अगर आपको सार्थक शब्द मालूम हो गया तो बहुत ही आसान है। चलिए रविंद्र, सार्थक शब्द खोजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए। कवि, क व में आप हलंत लगा दीजिए ई प्लस इंद्र। अब आप बताइए ई और ई मिलके क्या हो जाएंगे? हरस्व ई हो जाएगा, सॉरी दीर्घ ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? अब जैसे ही हम दीर्घ ही को व में लगाएंगे तो हमारा हलंत हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कविंद्र। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। रविंद्र, सार्थक शब्द खोजिए। रवि, रवि मतलब सूर्य। इंद्र कैसे लिखा जाता है? कितना आसान है, देखिए ना। ठीक है, गिरिंद्र, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। गिरिंद्र, सार्थक खोजिए। गिरि, गिरि मतलब पर्वत। गिरि मतलब पर्वत। इंद्र कैसे लिखा जाता है? देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कविश, सार्थक शब्द खोजिए। कविश, कवि, कवि धन। अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा बताएंगे। जैसे हमारा अगर दीर्घ स्वर की बात हो और हमारा दीर्घ ई रहे, 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 तो हम कुछ नहीं करेंगे, सब में ईश कर देंगे। ईश, सब में हम ईश कर देंगे, सब में हम ईश कर देंगे, सब में हम ईश कर देंगे, सब में। ये आप ट्रिक समझिए या आप वर्तनी के अनुसार समझिए। ठीक है, जैसे हमारा दीर्घ ई रहे और श रहे। ठीक है, अब देखिए रवि, सार्थक शब्द खोजिए। रवि, रवि मतलब सूर्य। अब आप इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, हलंत लगा दीजिए। ई बाहर आ गया हमारा, ई श, हरस्व ई दीर्घ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ ही हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हलंत हटाएंगे दीर्घ ही हमारा इसमें जुड़ जाएगा। रवीश, देखिए कितना आसान है। मुनीस, सार्थक शब्द खोजिए। मुनि, मुनि धन ईश। नदीस, सार्थक शब्द खोजिए। नदी धन ईश। कितना आसान है। गौरी, सार्थक शब्द खोजिए। गौरी, गौरी मतलब पार्वती माता। इसको भी आप ऐसे सरल कर लीजिए। नदी, द में आप हलंत लगा देंगे, दीर्घ ही बाहर आ जाएगा और दीर्घ ही अवश्य, ये जुड़ के क्या हो जाएंगे? दीर्घ ही। तो क्या हमारा हो जाएगा? नदीस। बहुत ही आसान है। ठीक है, गौरीश। उसके बाद हमारा दीर्घ ऊ वाला, देखिए दीर्घ ऊ वाला सेम इसका नियम है। प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम वही वर्तनी के अनुसार देख लेंगे। जैसे साधुपदेश, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ है? यहां हुआ है। तो साधु, साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश। अच्छा, इसका भी वही नियम है। दीर्घ हरस्व, हरस्व में जोड़ेंगे दीर्घ आ जाएगा। दीर्घ हरस्व में जोड़ेंगे हमारा दीर्घ ही हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका भी यही है। इससे मतलब नहीं, आप इस पे मत जाइए।
ठीक है, इस पे मत जाइए, आप सार्थक शब्द निकालिए। उसके बाद जैसे लिखा जाता है वर्तनी में, जैसे आप देखिए लिखते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, वधुत्सव। तो चलिए साधुपदेश का आप संधि विच्छेद करिए। सार्थक शब्द कहाँ से खोजेंगे? बहुत ही आसान है, जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। दीर्घ स्वरों का मिलन कहाँ हुआ है? साधु धु में, तो क्या हो जाएगा? साधु। ठीक, साधु धनु उपदेश। देखिए कितना आसान, आप इस सूत्र पे मत जाइए, ये तो हम आपको बता दें। हरस्व, हरस्व में जोड़ेंगे दीर्घ आएगा, हरस्व दीर्घ जोड़ेंगे हमारा दीर्घ आएगा, इससे नहीं मतलब है। आप सिर्फ सार्थक शब्द देखिए। ठीक है, वधुत्सव, सार्थक शब्द कहाँ देखेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ। वधु, वधु मतलब दुल्हन, वधु धन उत्सव। ठीक, अच्छा इसको भी थोड़ा सा और सरल कर लीजिए। ध में आप हलंत लगाइए, ऊ बाहर आ गया, उपदेश। देखिए हरसु, हरसु में जो अगर हम जोड़ेंगे क्या आएगा? दीर्घ। ठीक है, वधुत्सव, इसको भी थोड़ा सरल कर लीजिए। उत्सव, देखिए दीर्घ हरसु में जोड़ेंगे कितना आएगा? दीर्घ हमारा आ जाए, क्या हो जाएगा? वधुत्सव। उसके बाद लघुर में सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। लघु, लघु मतलब छोटा। उर्मी, देखिए उर्मी कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक, आप सिर्फ वर्तनी के देखिए कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान है। आप इस सूत्र पे मत जाइए। सूत्र इसलिए बता दिए कि आप ये कहेंगे हरस्व और दीर्घ जुड़ के क्या दीर्घ हो जाएंगे, इसलिए आपको बताएं। ठीक है, ये धातुष्मा, धातु, धातु धन उष्मा। देखिए कितना आसान है। री वाला एक है, देख लीजिए री वाला। मातृ, मातृ मतलब माता, मातृधन ऋण। पितृण, पितृ मतलब पिता, पितृधन ऋण। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम आपको गुण संधि बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको गुण संधि के बारे में विच्छेद बताते हैं। ठीक है, जैसे पिछला वाला हमारा नियम है वैसा ही प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे। अच्छा इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विच्छेद करते समय ए को हम ई या दीर्घ ई में बदल देते हैं, वो भी इसको वर्तनी के अनुसार। ठीक है, वर्तनी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार हम इसको बदल देते हैं। जैसे हम बोले इंद्र कैसे लिखा जाता है कि ई से लिखा जाता है। ठीक है, वैसे चलिए नरेंद्र में आप सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ। कहाँ हुआ है? ए में हुआ है। तो सार्थक शब्द खोजिए, क्या हो जाएगा? नर, नर मतलब मनुष्य, नर धन। उसके बाद हम बोले हैं ए को विच्छेद करते समय ई या ई में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। तो इंद्र कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। देखिए कितना आसान है। ठीक है, इसको आप और सरल कर लीजिए। र में हलंत लगा देंगे, स्वर बाहर आ जाएगा, अ और ई। देखिए अ और ई मिल क्या हो जाएंगे? ए। ठीक, इसका भी सूत्र वैसे ही है, अ और ई हमारे ए हो जाएंगे। ठीक है, अ और ए हो जाएंगे, आ और ई भी हमारे दीर्घा ए हो जाएंगे, दीर्घ ई हमारे क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। इसका भी वही है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे इस नियम से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यही याद रखिए, सार्थक शब्द लिख लेंगे, उसके बाद विच्छेद करते समय ए को ई या ई में बदलकर वर्तनी के अनुसार लिखते हैं। जैसे पुष्पेंद्र, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ। गुण संधि के यहाँ स्वरों का मिलन हुआ, ये पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पुष्प धन ए को हम किस में बदलेंगे? ई या दीर्घ ई में, पुष्पधन इंद्र। देखिए कितना आसान है।
ठीक है। सुरेश, सुरेश सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। ए में सुरेश, ए में सुर धन ईश, आपको बताए थे दीर्घ संधि में अगर स्वर है तो हम क्या करेंगे? ईश, ईश ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। उमेश सार्थक शब्द खोजिए। उम तो होगा नहीं, उमा, उमा धन ईश, बहुत ही आसान है। ठीक है। इसको भी थोड़ा सरल कर दीजिए। र में हलंत लगा दीजिए, अ और ई, श, अ और ई मिल क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है। बहुत ही आसान है संधि विच्छेद करना। लंकेश सार्थक शब्द खोजिए जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। लंक होगा नहीं, लंका, लंका धन विच्छेद करते समय क्या करेंगे? ए को ई या ई में बदल देते हैं, तो ईस, बहुत ही आसान है। रमेश, तो रमेश में सार्थक शब्द खोजिए। रमे जहां गुण संधि स्वरों का मिलन हुआ है, एम हुआ है, रम, रम तो होगा नहीं, रमा, रमा मतलब लक्ष्मी, ईस, इसको भी थोड़ा सरल कर लीजिए। म में हलंत लगा दीजिए, आ बाहर आ गया, श, आ और ई मिल क्या हो जाएंगे? ये देखिए बहुत ही आसान है। प्रारंभ में सार्थक शब्द खोज लीजिए गुण संधि के लिए। ए के लिए हमारे विच्छेद करते समय ए को ई या ई बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। नरेंद्र, नरधन इंद्र। पुष्पेंद्र, पुष्प, ए को हम किस में बदल दिए? ई या ऊ में, पुष्प धन इंद्र। सुरेश, सूरधन ईश। उमेश, उमाधन ईश। लंकेश, लंकाधन ईश। रमेश, रमाधन ईश, बहुत ही आसान है। गुण संधि में ओ के बारे में देखिए, सेम ऐसा नियम है। प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखकर, अच्छा इसमें भी थोड़ा चेंज है, विच्छेद करते समय ओ को ऊ या दीर्घ ऊ में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। बहुत ही आसान है। चलिए आप सार्थक शब्द खोजिए। सूर्यो सार्थक कहाँ खोजेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है, ओ में खोजिए। सूर्य, देखिए कितना आसान है, सूर्य धन उदय। अच्छा सूत्र देखिए, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो जैसे आप विच्छेद करेंगे इसको अलग कर देंगे, देखिए सूत्र मालूम हो जाए। देखिए कैसे आपको देखिए बता रहे हैं। सूर्य हम लगा दिए, हमारा अ बाहर आ गया और उ द य, अ और उ मिल के क्या हो जाएंगे? ओ, अ और उ मिल क्या हो जाएंगे? ओ। देखिए बहुत ही आसान है। चंद्रोदय सार्थक शब्द कहाँ देखेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। कहाँ हुआ है? ओ, जहां एक चुंदी रहे। चंद्रधन उदय, बहुत ही आसान। इसका भी आप ऐसे स्वर अलग कर लीजिए। उसके बाद हितोपदेश, हितो, हित, हित, हित मतलब हित, हित धन उपदेश। देखिए हम क्या बताए हैं, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे, सार्थक शब्द लिख लिए, ओ को उ या ऊ में बदल देते हैं, तो उदय, ये उदय होता है। उदय ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे, ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सही होता है। ठीक है। हम आपको बोले हैं बहुत ही आसान है। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। ठीक है। हितोपदेश, हित धन उपदेश। गंगोर में सार्थक शब्द खोजिए। यहां से देखें, गंगा, गंगा धन उर्मी, बहुत ही आसान है। अच्छा इसको भी थोड़ा कर लीजिए। ग में आप हलंत लगा दीजिए, आ और उर्मी। ठीक है। आ और उर्मिल क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। महोर्जा, महो सार्थक शब्द खोजिए कहाँ? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। महाधन ऊर्जा, बहुत ही आसान है। महोत्सव सार्थक शब्द खोजिए। मह तो होगा नहीं, महा होगा, महा, महाधन उत्सव। ठीक, बहुत ही आसान है। इसका भी यही रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इससे मतलब नहीं है। ठीक है। इससे मतलब नहीं है। आप सार्थक शब्द खोज लीजिए, उसके बाद यही याद रखिए कि ओ को
उ या उ में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। महोदय, सार्थक शब्द खोजिए। ओ जहां ओ रहे, गुण संधि स्वरों का मिलन हुआ है। ओ, महाधन उदय। उसके बाद गुण संधि में एक और बचता अर वाला, देवर्षि, देवधन ऋषि, बहुत ही आसान है। महर्षि, महाधन ऋषि। एक और हम कहें सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। ठीक है, और हमारा एक और बचता है वृद्ध संधि। ठीक है, चलिए अब आपको वृद्ध संधि बताते हैं। तो चलिए अब हम आपको वृद्ध संधि की पहचान बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सेम नियम वही है, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखकर प्लस उसके बाद विच्छेद करते समय ए या आय में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। ठीक है, वर्तनी के अनुसार, बहुत ही आसान है। चलिए सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां वृद्ध स्वरों का मिलन हुआ है। ठीक है, वृद्ध संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। कहाँ हुआ है? यहाँ आय में। ठीक है, तथ तो होगा नहीं, तथा होगा, तथा धन एव होता है। ठीक है, सदैव, सार्थक शब्द खोजिए। सद तो होगा नहीं, सदा, सदा धन एव। ठीक, बहुत ही आसान है। सर्वदैव, ये बहुत ही आसान है, अब आप समझिए इसको। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां वृद्ध संधि के स्वरों का मिलन हुआ है, जहां हमारा दो चुंदी है। यहाँ सर्वद, सर्वद होगा नहीं, सर्वदा होगा, सर्वदा धन एव। मतैक्य, उसके बाद हमारा आता है मतैक्य। सार्थक शब्द खोजिए। मत धन ऐक्य होता है। अच्छा देखिए, अब आप इसको ऐसे अलग कर लीजिए, था में हलंत लगा दीजिए, आ हमारा बाहर आ गया, ए और वो। ठीक है, आ और ए मिल क्या हो जाएंगे? आय हो जाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखिए। ठीक है, अब जैसे उसको अलग करेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, स्वर बाहर आए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, सदा, सदा में भी द में हम हलंत लगाएंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, सर्वदा में मतलब सेम ऐसा नियम है। ठीक है, चलिए औ का हम देखते हैं। प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखते हैं और विच्छेद करते समय ओ या औ में बदल देते हैं, बस यही है, बस बहुत ही आसान। चलिए महोज, सार्थक शब्द देखिए क्या है? महत होता नहीं, महा मिला ना, हाँ, महाधन ओज। देखिए कितना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। महोजस्वी, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे? जहां वृद्ध संधि के स्वरों का मिलन हुआ है, जहां दो चुंदी है। महाधन ओजस्वी। हम बार बार यही बता रहे हैं, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखिए और विच्छेद करते समय ओ या औ में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। किसके अनुसार? वर्तनी के अनुसार। ठीक है, वर्तनी के अनुसार बदल देते हैं। वनौषधि, सार्थक शब्द खोजिए। वन, वना तो होगा नहीं, वन धन औषधि। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप अगर आप इसको अलग करना चाहते हो कर लीजिए। ह में हलंत लगा दीजिए, आ बाहर आ गया, ज आ और मिल क्या अ हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप यही देखिए, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, इसका भी सेम यही है। वनौषधि, महोदार्य, महा, सार्थक खोजिए जहां दीर्घ सॉरी वृद्ध संधि के स्वरों का मिलन हुआ। महाधन औदार्य, औदार्य, इसको हम वर्तनी के अनुसार देखते हैं। ठीक है, इसको अलग कर लीजिए।
अब अलग करिए, हमारा बाहर आ गया दीर्घा, आओ दारे, आ और ओ मिल क्या हो जाएंगे, आओ। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, इन तीनों का विच्छेद बहुत ही आसान तरीके से बताया है। जी हाँ, अगर आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे, पहले आपको अच्छा लगे, उसके बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो अगला वीडियो है अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न जो है विच्छेद पे रहे, विच्छेद के, जैसे गुण हमारा दीर्घ का रहेगा, गुण का रहेगा, वृद्धि क्या रहेगा, ठीक है। अभ्यास प्रश्न इन तीनों का रहेगा। उसके बाद हम आपको यण संधि, आयात संधि की बहुत ही आसान तरीके से पहचान बताएंगे, मात्र 2 सेकंड में। जी धन्यवाद।